अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुसलसल बात हो रही है और ये भी कि क्या पार्टी इन मुज़ाकरात के हवाले से और अपनी अप्रोच को लेकर क्या एक ही पेज पर है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती का यह कहना है कि इमरान खान ने आने वाली नस्लों के लिए बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया है। हमारी कोशिश है कि सारे इदारों को जोड़ें और नफरतें खत्म कर सकें। उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगले हफ्ते तक कोई ना कोई पेशरफ्त जरूर होगी और अलीमीन गंडापुर आज भी मुतहरिक है। अब दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी का यह कहना है कि आजम सवाती ने मेरी बात की तायीद कर दी है। इमरान खान पहले दिन से कायल हैं और छत पर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ISPR ने 2 शराइत बयान की हुई हैं। एक तो 9 मई पर माफी मांगे, दूसरा सियासतदानों से मुज़ाकरात करें। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर जो नासिर भट्ट है, उन्होंने भी दावा किया था कि इमरान खान अब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के जो अपने मामलात हैं वहां पर ऐसा लगता है सब अच्छा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई और मरकजी क़यादत है वो मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात का शिकार जो है वो दिखाई दे रही है और ये खबरें बड़े तवातुर के साथ मीडिया में आ रही हैं। पार्टी क़यादत इन इख्तलाफात से ऐसा लगता है कि बज़ाहिर निमटने में जो है वो खास कामयाब नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो पार्टी है उसके हवाले से बेयकीनी भी बढ़ रही है। अब मिनरल्स एंड माइंस का जो तरमीमी बिल था उस पर PTI में इख्तलाफात की खबरें सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान में कल कलामी हुई। इस सूरत हाल में PTI के लिए अब ऐसा लगता है कि एक फैसला साजी जो है कि क्या करना है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, वो भी एक चैलेंज बना हुआ है। एक तो मुलाकात नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान से जो रहनुमा मिलने चाह रहे हो, और ऐसा लगता है कि पार्टी जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर अगर मुलाकात नहीं हो रही तो पार्टी जो मुख्तलिफ अमूर हैं उनके हवाले से जो फैसला साजी है वो भी रुकी हुई है और पार्टी कोई फैसला नहीं ले पा रही। अब ये जो तमाम मामला है इनको पार्टी किस तरह से डील कर रही है, पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और फिर ये जो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात चल रही है इस पर पार्टी के जो अंदर पुराने लोग हैं उनकी क्या अप्रोच पाई जाती है, इस पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो बात चल रही है मुज़ाकरात के दावे किए जा रहे हैं, पार्टी के बहैसियत एक देरीना कारकुन, एक नजरियाती वर्कर, आप ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात वाली बात को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, बैनुल अक़वामी चैलेंजेस भी हैं और मुल्की सलामती के भी हैं। ऐसी सूरत हाल में चीजों को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, कौमी यकजहती की जरूरत है। इस वक्त दहशतगर्दी जिस तरह आपने देखा पिछले 1.5-2 महीने में अरूज की तरफ जा रही है और बलूचिस्तान में मामला खराब हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में चीजें हो रही हैं, तो इन चीजों को अगर आप देखें, सिंध में पानी का मसला उठ रहा है, उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें नेशनल यूनिटी की जरूरत है और नेशनल यूनिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक बड़ी जमातें मेज पे ना बैठें। अब बड़ी जमातें कौन सी हैं? सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून है, फिर पीपल्स पार्टी है, फिर मौलाना साहब की जमात है, MQM है, जमात इस्लामी है, ANP है और कुछ और जमात। अच्छा, मेज पे कैसे बैठेगी अगर सबसे बड़े लीडर को आप बुलाएंगे ही नहीं? उस पर पॉलिटिकल केसेस आपको खत्म करने पड़ेंगे। ये अदालतों के केसेस नहीं है, ये जनरल केसेस नहीं है, पॉलिटिकल केसेस हैं। उसका देखें, जिस रास्ते आप जाते हैं आपने उसी रास्ते आना होता है। आप खुद लॉयर हैं, उन चीजों को समझते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे लॉ में जिस तरह एक सब्जेक्ट होता है उसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं। क्रिमिनल लॉ के पर्चे में आप सिविल लॉ का जवाब नहीं लिख सकते, या इसको इस तरह से ले लें कि माशरती उलूम के पर्चे में आप हिसाब का जवाब नहीं दे सकते। तो इसी तरह ये जो केसेस हैं, अगर तो जेन्युइन केसेस होते तो हम उनको अदालतों में लड़ते, हमने लड़े भी हैं। सबसे बड़ा केस साइफर का था, उसमें रिलीफ मिल गया, तोशाखाना जीत गए और उसके साथ इद्दत केस जीत गए। लेकिन बेशुमार केसेस हैं, वो तो खत्म होने में अगर रूटीन में जाएंगे तो 100 साल लगेंगे। तो पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकली उसका हल है, और वो हल अब कैसे होगा, उसमें गुफ्तगू होनी है। अब किस किस से होनी है? यस, बड़ी स्टेक होल्डर एस्टैब्लिशमेंट है, बात बिल्कुल होनी चाहिए, मामला सेटल होने चाहिए, क्योंकि
नुकसान सिर्फ हमारा नहीं है। मैं समझता हूँ आज की सबसे बड़ी लूजर इस पूरे पिछले 3 साल की अगर कोई है, नून लीग से भी ज्यादा, वो एस्टैब्लिशमेंट है। कौम और उनके बीच में फासले, ये फासले कौन खत्म कर सकता है? खान साहब खत्म कर सकते हैं। इसलिए लेकिन देखिए ऐसी किसी भी बातचीत की अगर कोई राह निकलती है कि खान साहब की रिहाई हो जाए, तो फिर तो तासुर यही जाएगा कि देखिए खान साहब ने डील कर ली, डील करके वो बाहर आ गए। इस बात से तो मैंने भी उनको मना किया था, और मेरे मना की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही डील नहीं करते। वो डील वाले आदमी होते तो 6 दिनों से आपको या मुझे किसी पागल को डील जिसने करनी होती है ना, डील हफ्ते में करके निकल जाता है, साइड पे हो जाता है। महीना गुजार लें, 2 महीने गुजार लें, नॉट मोर देन दैट। डील नहीं करेगा खान। अच्छा, अब बाहर आके देखें, इसको एक और तरीके से देख लें। इमरान खान साहब की बात हो गई, डिस्कशन हो गई, मुज़ाकरात हो गए, हुकूमत से भी हो गए, एस्टैब्लिशमेंट से भी। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होते, वो मैं समझता हूँ एंगेजमेंट होती है। बहरहाल हो गया, खान साहब निकल आए बाहर। अच्छा, अगर डील होगी तो फिर क्या होगा? क्या अगर खुदा न खास्ता माज़अल्लाह खान साहब अपने एक उसूली मौक़िफ़ से एक से पीछे हटते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, अगर खुदा न खास्ता वो साथ बैठ के उनके ताउन से हुकूमत में आने की कोशिश करते हैं, माजी में होता रहा है, लोग करते रहे, तो इसका मतलब है कि डील है। अगर इमरान खान साहब की जो सिविल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है वो उस पर बात नहीं करते, इसका मतलब है डील है, खुदा न खास्ता। अगर इमरान खान साहब आप आजाद अदलिया की बात करना छोड़े और कहें कि नहीं 26वीं आईनी तरमीम, चलो यार बस ठीक है, चलाओ आगे, इसका मतलब है डील है। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि अदलिया आजाद होनी चाहिए, उसी तरह कहते हैं। अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हिसाब किताब होना चाहिए, मैंडेट का होना चाहिए, और भाई ये जो 9 मई को हुआ है उसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, जो भी जेल में बात कर रहे हैं। जी, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इमरान खान साहब जो जेल में बात कर रहे हैं 4-5 मोटी चीजों पे, इलेक्शन पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, बड़ी ताकतों से ताल्लुकात पे, जुडिशरी वाले मामलात पे, एस्टैब्लिशमेंट वाले मामलात पे, इलेक्शन वाले मामलात पे, इलेक्शन कमीशन वाले मामलात पे, रजीम चेंज के मामलात पे, 9 मई पे, अगर जेल से बाहर आके खुदा न खास्ता उनका वो बयानिया बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, फिर आप आगे डील। लेकिन अगर वो उन्हीं इश्यूज पे उसी तरह खड़े रहते हैं और इमरान खान साहब बाहर आते हैं, तो फिर डील नहीं। ये तो वक्त साबित लेकिन देखिए ये बड़ी फाइन लाइन है ना, बड़ी फाइन लाइन है अली भाई। इसमें फाइन लाइन ये है कि एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट मजबूर हो गई और उन्होंने आगे जो है वो कहा कि ठीक है खान साहब बाहर आ जाएं और बाहर आकर जो है वो अपने मामलात को जो है वो देखें। और ये खान साहब ने जो है वो डील कर ली और खान साहब इतने कमजोर हो गए थे। तो मैं सिर्फ ये कि ये बड़ी एक बारीक लकीर है, तो तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से जो है। जी, agreed, very important point, and let me elaborate very clearly. जी, इस पे कोई खुश होता है तो खुश हो, नाराज होता है तो नाराज हो, अपने हो या पराए, मुझे परवाह नहीं है। मुझे मेरे मुल्क की परवाह है, मुझे मेरे लीडर इमरान खान की परवाह है, that's all। देखें, ये चीज आगे जाने के लिए कि मैं हार गया, तू जीत गया, तू हार गया, मैं जीत गया, उसकी जीत होगी, फलाने की हार होगी, इस चीज से निकलना होगा। अगर तो मुज़ाकरात होते हैं और ये चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं और आखिर में सब एक बात करते हैं कि ना मैं हारा ना तू जीता, पाकिस्तान जीता, फिर तो ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रास्ता भी आपको इमरान खान ने दिया है। ऐसा नहीं है, वो आदमी लीडर है, वो अपनी बात नहीं मुल्क की बात करता है। खान साहब ने जब ये बात की मुझे पिछले साल 16 फरवरी को एग्जैक्टली, जब मैंने उनको कहा कि फतह मक्का मॉडल, मैं माफी वाली बात की तरफ जा रहा था कि सब एक दूसरे की तरफ बढ़े आगे, तो खान साहब ने कहा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में क्या होता है, उसमें मैं अपनी जीत नहीं चाहता कि मैं रहमान अजहर को नीचे दिखा के आगे बढ़े। कभी भी 2 या 3 फरीकों में अना की जंग जीत के कभी भी मामला हल नहीं होता। इसलिए इसको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कहते हैं कि आप जब जिरगा करते हैं, आप जब बैठते हैं, जब बात हल करते हैं। तो खान साहब ने वो बात उस दिन भी की, 1.5 साल पहले, और आज भी। जब ये 23 दिसंबर को ये मुज़ाकरात की पहली बैठक हुई थी, 22 दिसंबर को 2024 को, फायर मैसेज भिजवाया साहबजादा हामिद रजा के जरिए, जो तर्जुमान थे उस वक्त उस कमेटी के, कि इमरान खान जाती इंतकाम नहीं लेगा। यार इतना बड़ा आपको इमरान खान ने रास्ता दे दिया है कि जाती इंतकाम नहीं लेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हुकूमत ने अगर कोई जुल्म किया है, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से ज्यादती हुई है, आपस में मामला खराब हुए हैं, किसी
का जाती इंतकाम, जाती नुकसान तो इमरान खान नहीं माफ कर सकते, लेकिन वो अपनी बात कर रहे हैं कि यार मैं एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री, आई एम सेइंग दिस कि आई विल नॉट गो फॉर पॉलिटिकल वेंडेटा, मैं सियासी इंतकाम नहीं लूंगा, मैं मुल्क को आगे लेके जाऊंगा। अब इसके आगे और क्या वो आपको बात करे। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज जरा उसकी वजाहत कीजिएगा। देखिए, आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट से तो एंगेजमेंट होगी, और अगर होती है तो ठीक है, पाकिस्तान के लिए हो रही है, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं या बातचीत हैं, तो वो भी हुकूमत भी ये कहती है कि वो सिर्फ सियासतदानों से हो सकते हैं, और ISPR ने भी एक जो है वो मर्तबा कहा था कि सियासतदानों से मुज़ाकरात करें। तो फिर एंगेजमेंट तो चले एस्टैब्लिशमेंट से होगी, क्या सियासतदानों से मुज़ाकरात हो सकते हैं या होने चाहिए? देखें, आज सुबह असेंबली में भी मेरे से पूछा गया, ये बड़ा अहम, दूसरा बड़ा अहम सवाल है, और इसमें मैं थोड़ा इलैबोरेट करूंगा। पहली बात तो ये है कि DG ISPR साहब से सब एहतराम, आप हमारी भी DG हैं, सबके DG हैं, हमारी काबिल एहतराम है, मैं बयानी फरमाए सियासी बातों से थोड़ा सा आप दूर रहिए, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम सियासतदान आपस में बैठ के कुछ सियासी इश्यूज हल कर लेंगे, आपको तकलीफ की जरूरत नहीं है। हम सियासतदान मुल्क बना सकते हैं ना। ये जो पीछे तस्वीर लगी है, सियासतदान था ना, कोई फौजी जनरल था ना जज था, एक वकील था, सियासी कारकुन था। अगर मुल्क बना सकते हैं, मुल्क चला भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं, लेकिन कुछ आपका रोल है, एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा हूं, कुछ हमारा रोल है। आपका काम हम नहीं कर सकते, हमें हमारा काम करने दें। बॉर्डर पे कोई सियासतदान जाके नहीं लड़ सकता, दहशतगर्दों से नहीं लड़ सकता। इंटर सर्विसेज का जो काम है वो कोई कैबिनेट डिवीजन का कोई वो नहीं कर सकता सेक्रेटरी, या जो आपकी MI का काम है वो आपको कोई नहीं कर सकता, पॉलिटिकल पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। तो सब लोगों, अल्लाह ने ये खूबसूरत निजाम बनाया है, दुनिया का निजाम भी ऐसे चलता है, रियासतों का निजाम भी ऐसे ही चलता है। देखें, यू वर्क एज अ टीम, यू डोंट ओवरपावर ईच अदर। मैं अगर इवन इन पॉलिटिकल गवर्नमेंट, अगर एक इंटीरियर मिनिस्टर सब पे चढ़ रहा है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि सब उधर जा रहे हो, तुम ये कर फलान, ओ नहीं यार, आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, प्लीज डू माइंड योर बिजनेस, लेट मी रन माय पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है ना जी। तो इसको अगर इस तरफ लेके आते हैं, यस पॉलिटिकल लीडर्स शुड सिट टुगेदर। लेकिन इस पे एक और बात जो आज सुबह पार्लियामेंट सामने मैंने की, वो ये थी कि देखिए, सियासतदानों की बात करते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत के पास कितना इख्तियार है आपको भी पता नहीं। अच्छा, अगर इस वक्त फौरी मैंडेट की वापसी की बात होती है, तो ये तो सुकरात का जहर का प्याला है। सुबह भी मैंने ये बात की कि क्या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ये जहर का प्याला पीना पसंद फरमाएंगे? क्योंकि अगर वो इसकी शफाफ तहकीकात करते हैं तो शहबाज साहब तो अपनी भी सीट से जाएंगे। लेकिन अब इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। फौरी अगर हुकूमत बचानी है इन्होंने या हुकूमत चलानी है, फिर तो इनको नहीं बैठना चाहिए हमारे साथ बैठेंगे, हम मैंडेट की बात करेंगे, इनकी हुकूमत जाएगी। लेकिन अगर आप मुल्क का सोचते हैं, अब ये बात शहबाज शरीफ साहब की मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं समझता वो इसको इस तरह सोचेंगे, ये बात नवाज शरीफ साहब के करने की है कि वो इसको इस तरह से लें, और जरदारी साहब की भी, अल्लाह उनको सेहत दे, मुझे नहीं पता कितनी उनकी बीमारी है, लेकिन चलो जो भी सूरत हाल है। देखें, भुट्टो फांसी चल गए, बेनजीर शहीद हो गई, मियां साहब बहुत कड़ी लगी, मुल्क बदर हुए, खान साहब को गोलियां लगी, जेल में पड़े, ठीक हो गया। अगर तो मियां साहब ये समझते हैं, नवाज शरीफ साहब, अगर पता वो टीवी देखते हैं, कोई इनको बताता भी है किस दुनिया में आओ, लेकिन अगर उनको मेरी बात पहुंचती है, तो मियां साहब, अगर आपको हथकड़ी लगना गलत था, शरफ ने जो लगाई, और आपको मुल्क बदर करना गलत था, तो बसद एहतराम जनाब इमरान खान साहब भी साबिक वजीर आजम थे, खान साहब को भी गोलियां लगना गलत था, और उनको भी कॉलर से पकड़ के हाई कोर्ट के हाथे से खींचना गलत था। जिस तरह भुट्टो को फांसी लगना गलत था, इसी तरह हम जैसे लोग, हम तो पढ़ने निकलने वाले लोग थे, कलम के मजदूर हैं, हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के हमें अपने अपने शहरों, मुझे मर्दान बार में आपने घसीटा एक तरह से, आप समझते हैं कि मेरी इज्जत कम हुई, मर्दान ने मुझे 1 लाख कोर्ट से दोबारा आपके सर पे बैठा दिया पार्लियामेंट। तो इस तरह आप ना करें। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इन द लार्जर पर्सपेक्टिव, अगर मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं, या जरदारी साहब ये समझते हैं, या बड़े पॉलिटिकल और मौलाना साहब व्हाटएवर, कि भाई अच्छा गई साहब हैं, बाकी भी सीनियर क़यादत है, जमात इस्लामी है, कि यार मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, तो फिर आपको थोड़ा दिल बड़ा करके फिर कुछ बड़े मजबूत सख्त फैसले करने होंगे, जिसमें आपका इख्तिदार भी जा सकता है। लेकिन आपका इख्तिदार तो चला जाएगा, मुल्क बच जाएगा, जमहूरियत बच जाएगी। और एस्टैब्लिशमेंट को यही कह रहा हूं, आप खुदारा सियासत के गन में ना आए, आप किसी जमात के नहीं हैं,
आप नून के नहीं हैं, आप पीटीआई के नहीं हैं, आप पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के रहिए। अच्छा, जब आप साइड पे रहेंगे, आप गन में नहीं पड़ेंगे, आपस में हम सियासी लड़ाइयां लड़ेंगे, आप अपना काम कीजिए, सब आपको एहतराम देंगे। राइट, लास्टली मुख्तसरन अगर आप मुझे बता सके, ये फैसला साजी का जो मैकेनिज्म है, पार्टी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है। अब क्या वजह, आपको इसकी वजह क्या नजर आती है? क्या खान साहब से मुलाकात ना होना ही मेन वजह है जिसकी वजह से फैसले नहीं हो रहे? एक बड़ी जरूरी बात है, इसका जवाब भी देता हूं। देखें, आज मैंने एक ट्वीट की है मसले फलस्तीन पे। मैं समझता हूं कि जॉइंट सेशन होना चाहिए। मैंने जो है ये तजवीज स्पीकर साहब के जरिए वजीर आजम को भी भिजवाई है, पता नहीं वो भेजते हैं या नहीं, लेकिन मैंने तजवीज दी है कि जॉइंट सेशन बैठे। जो इतना बड़ा आपने हमालिया खड़ा किया है, ये बैठे मसले फलस्तीन पे, हमारे बच्चे मर रहे हैं उधर, तो खुदारा सारी जमातें सियासत से बाहर करो कि इस पे बैठे। जहां तक हमारी जमात की ये बात है, यस, मेरे ख्याल में खान साहब से रेगुलर मुलाकात का ना होना एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह है ना, वो ये है, देखिए गौर साहब चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन गौर साहब उस तरह बाइख्तियार नहीं है। खान साहब से डायरेक्शन लेते हैं, तो खान साहब से डायरेक्शन उस तरह से मिल नहीं पा रही, इस वजह से ये एक बड़ी रीजन है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी और उसमें बाकायदा गौर साहब ने और राजा, मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूं, दोनों ने कहा, कमेटी को बताया, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमने दूर कर दी है, कोई इल विल नहीं है, ये होती है मैच्योर पॉलिटिक्स। लेकिन यस, वी नीड टू बी अ बिट मोर मैच्योर, यस, वी नीड टू बी मोर क्लियर हेडेड। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत के लिए कुछ बड़े चैलेंजेस हैं और ये पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। एक तरफ तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ऑपोजिशन तो हुकूमत के साथ जो हुकूमत के मामलात हैं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन जो सियासी इत्तेहादी हैं वो भी ऐसा लगता है कि कुछ अरसे से हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। कैनाल्स का जो मामला है, इस पर हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इश्यूज हैं वो लगता है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी हो रहे हैं। नहरों के मामले पर सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि 6 नहरों की तामीर की मुखालफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी जरूरत है। नहरों के मामले पर टाइम लाइन को देखें तो पीपल्स पार्टी 8 जुलाई 2024 से 14 मार्च 2025 तक नहरों के मामले पर क्यों खामोश रही? सदर के दफ्तर से खत मिलने पर इरसा ने मंसूबे पर काम आगे बढ़ाया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इरफान सदीकी के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इरफान सदीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो उन्हें सेनेटर भी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में काबिल मुज़म्मत बातें की हैं। अब तहरीक इंसाफ जो है वो भी नहरों के मामले पर हुकूमत पर भी तनकीद कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी। उमर अयूब ने कहा कि अवान सदर में सदर ममलिकत ने एक इजलास में नहरों की मंजूरी दी थी। अब एक तरफ तो ये कैनाल्स वाला मामला है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की भी बात चल रही है और ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस तरफ से दोनों तरफ से जो है वो दावे किए जा रहे हैं। मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि सेनेटर आजम सवाती ने भी इस तरह पे इशारा किया है, फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इस तरफ जो है वो इशारे किए गए हैं। तो अब ये जो दोनों बड़े चैलेंजेस हैं, हुकूमत इनको किस तरह से देखती है? और एक तो हुकूमत का जो उसका हुकूमत के सियासी इत्तेहादी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो उसके साथ ताल्लुकात, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर एस्टेब्लिशमेंट से कोई एंगेजमेंट या बातचीत होती है तो उस पर हुकूमत की क्या राय है। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनमा है मुस्लिम लीग नून के, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हुकूमत के लिए ये जो सियासी इत्तेहादियों वाला पीपल्स पार्टी वाला मामला है उस पर तो मैं जरा बाद में आता हूँ, लेकिन पहले आपके ख्याल में जो अगर तहरीक इंसाफ की, और मैं अगर यूज कर रहा हूँ सारी बात है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स हैं लेकिन दावे हैं, अगर कोई एंगेजमेंट होती है तो क्या हुकूमत क्या समझती है ठीक है होनी चाहिए एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट के साथ? जी बिल्कुल होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी होनी चाहिए, और क्योंकि वो एक सियासी जमात है तो एस्टैब्लिशमेंट से भी पहले उनको हुकूमत से बात करनी चाहिए, दीगर सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। ना तो उनकी बात बन रही है किसी भी सियासी जमात के साथ, यानी हमारी जो
इल्हाकी जमातें नहीं हैं, उनके साथ भी उनका इत्तेहाद नहीं बन पाता। न जाने क्या होता है, पता नहीं क्या मसला है पीटीआई को, कि जिससे चलते हैं बात करने, वो बात करने को तैयार नहीं होता। हमसे वो वैसे ही कहते हैं बात नहीं करनी है। इस्टेब्लिशमेंट को पहले कहते थे कि कब्र तक लेकर जाएंगे, कब्र तक पीछा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कहते हैं अल्लाह के वास्ते बात कर लें। वो कहते हैं हमने बड़ी कोशिश भी की, हमसे बात नहीं कोई करता। वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एक मरतबा कहा भी कि मैं तो, मुझ तक कोई इनका खत पहुंचा नहीं है, पहुंचता भी तो मैं वजीर आजम को भेज देता, मैं पढ़ता भी नहीं। तो इन्होंने अपना कुछ जो मुकाम है या जो आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि गुड फेथ में आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, वो गुड फेथ खो दिया है। यानी वो जो सियासी तमाशे थे वो कर करके, कभी साइफर लहरा के, कभी कह के कि अगर ये वाला कोई चीफ बनेगा तो हम उसको कंट्रोवर्शियल कर देंगे, कभी 9 मई करके, कभी ये रेड जोन में आके जो भी वहां पे दोनों तरफ से इल्जामात हैं हमले के, वो तमाम चीजें करके। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आपको होता है कि हम सियासत में एक दूसरे के साथ गुड फेथ में बात कर रहे हैं और जो भी नतीजा पहुंचेगा वो हर पार्टी उस पर कायम रहेगी, वो कॉन्फिडेंस उन्होंने खो दिया है। इस वजह से कभी वो किसी से, आधे लोगों से वो बात नहीं करना चाहते, आधे लोग उनसे बात नहीं करना चाहते। तो भाई भला बातचीत क्या होगी? अच्छा, लेकिन ये जो एक इंप्रेशन डॉक्टर साहब दिया जाता है कि ऐसी बातचीत कहीं ना कहीं पर हुकूमत की भी मजबूरी है, और हुकूमत के साथ जाहिर बात है हुकूमत भी ये चाहेगी कि थोड़ा टेम्परेचर जो है वो नीचे लेकर आया जाए और एंगेज किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो क्या वाकई इससे हुकूमत की मजबूरी का जो तासुर जो है वो कोई निकलता है, या फिर जो है वो अगर ये कहा जाए कि हुकूमत की, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि हुकूमत को परेशानी है इससे अगर कोई ऐसी बातचीत होती है, तो इन दोनों को आप, दोनों पॉइंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल मुतजाद बातें दोनों कर दी हैं। अब दोनों बातें तो हो नहीं सकती। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर कोई हुकूमत हो या सियासी जमात हो, उसका नुक्ता नजर क्या होगा। सियासी जमात को क्या चाहिए? सियासी जमात को सियासत चाहिए। और सियासत क्या है? सियासत डायलॉग है, एक डायलॉग का तरीकाकार है। वो डायलॉग जो है वो हमारे पार्लियामान में भी होता है, वो डायलॉग ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस में भी होता है, और सबसे ज्यादा अहम वो डायलॉग हमारा चलता रहता है। आपको मालूम है कि हमारे कई दोस्त हैं जो पीटीआई से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं। आप अगर यहाँ पे कोसार मार्केट आए तो हम उनके साथ बैठे होते हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे डायलॉग करते हैं, सियासत पे बात करते हैं, नोक झोंक करते हैं। तो ये नोक झोंक सियासत है, ये डायलॉग सियासत है, ये पार्लियामान के अंदर की गुफ्तगू सियासत है, पार्लियामान के बाहर की दोस्ती सियासत है। मकसद ये है कि मुल्क को आगे लेकर चलना है, और उसमें हमारी सियासी बाज मर्तबा हम एक दूसरे का बिलावजा तनकीदी जायजा लेते हैं, बाज मर्तबा बावजह पॉलिसी के ऊपर हम एक डिबेट करते हैं जिससे एक नई हकीकत सामने आती। तो ये तो सियासी नुक्ता नजर है कि कोई भी सियासी जमात जो है उसको हर वक्त सियासी डायलॉग की जरूरत होती है। तो उसमें अगर कोई एंगेज करे, अगर कोई इस तरह की उसमें ह्यूब्रिस ना हो, उसमें इस तरह की अना ना हो या गरूर ना हो कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तू क्या है, वो क्या है शेर कि तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गालिब हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो ये अंदाज़े गुफ्तगू एक नई रविश है पीटीआई की, वरना सियासत में ऐसी बात नहीं होती। हम तो तुम भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं हर एक बात पे कहते हैं आप, चाहे वजन शेर का तबाह हो जाए, कि तू क्या है, ये क्या बात हुई। अच्छा, तो एक तो ये बात मैं करना चाहूंगा। दूसरा मैं हुकूमत का जाविया भी, हाँ जी, परेशानी वाली कि क्या कोई परेशानी होगी अगर ऐसी कोई एंगेजमेंट होती है। देखिए, परेशानी किस बात पे होगी, परेशानी किस बात पे होगी या हो सकती है। अगर कोई गुफ्तगू हो, हमसे हो, हमारी हरीफ जमातों से हो, हमारी हलीफ जमातों से हो, हमारे इदारों से हो, तो उससे सियासत में किसी हद तक ठहराव आएगा ना।
तो मुल्क की तरक्की के लिए जो हमने मिलजुल के काम करने हैं, बातें करनी है, वो जरा आसान तरीके से हो जाएंगी। वरना यूनिलैटरली भी हम अपनी इलाकी जमातों के जरिए, हमारे पास मेजॉरिटी होती तो वोट देकर निकल जाते हैं आगे। तो इसमें एक डायलॉग शुरू होगा, थोड़ी सी सियासत में ठहराव आएगा, जरा तुम तराक कम होगी, पॉलिसी पे गुफ्तगू ज्यादा होगी, तो ये बेहतरी होगी। अब खतरा तो आपको किस बात से हो सकता है, यानी जो मिजाज है पीपल्स पार्टी का जो मैंने आपके सामने रखा, तो उस मिजाज के बाद क्या किसी को खतरा? पीटीआई आप देख लीजिए ना, आप छोड़िए इस बात को, छोड़िए कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करनी है, ठीक है, एक घड़ी भर को छोड़ दीजिए, वो आपस में तो गुफ्तगू कर नहीं पाते। रोज शाम को टीवी के ऊपर 8 से 9 बजे एक दूसरे को चोर कह रहा होता है, कोई किसी के केसेस खोल रहा है कि तूने इतने अरब की चोरी की, कोई कह रहा है कि तू तो एस्टेब्लिशमेंट का दुम्बा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। यानी एक अजीब तूफान बदतमीजी है कि एक पार्टी के अंदर है, कोई नए लोग हैं वो पुराने लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, कोई पुराने लोग हैं वो नए लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, कोई एक ही तरह के लोग हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे। जो पार्टी आपस में बात ना कर सके, हाँ। जिस पार्टी के टोटल लीडरान 9 हों और धड़े 28 हों, अच्छा, वो भाई किसी से क्या बात करेगी? और जिस पार्टी का लीडर एक दिन कहे कि अल्लाह के वास्ते किसी को नॉमिनेट कर दो, कोई बता दो जिससे हम बात कर सकें, और दूसरे दिन कहे कि मैं तुम्हें कब्र तक लेकर जाऊंगा। अच्छा, एक दिन वो कहे कि मैं अपने मुल्क की खातिर आपसे बात करने को तैयार हूं, और दूसरे दिन वो कहे कि मैं मुल्क की खातिर तुम्हें आग लगा दूंगा, GHQ पे हमला कर दूंगा। उससे भाई कौन बात करेगा, क्या बात करेगा? उससे किसको एतमाद होगा? ठीक, इस वजह से इमरान खान साहब की जो तबीयत है, जो अना है, जो ह्यूब्रिस है, और जो उनका रवैया सियासत की तरफ है, जिसमें वो कहते हैं कि यू टर्न लेना, यानी अपनी बात से मुकर जाना, यानी मेरी बात का कोई वजन ना हो, ये सियासत का खासा है, ये लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो फिर उनकी बात पे कौन यकीन करेगा जो खुद ही कह रहे हैं कि मैं अपनी बात से फिर जाऊंगा? राइट, ये आपने वजाहत कर दी। लेकिन ये जो कैनाल्स वाला इशू है, अब ये मेरा ख्याल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ आपके कोई इश्यूज होते हैं, उस पर कमेटियां हम बनती देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, बाकी इत्तेहादियों के साथ भी इसी तरह से एक गवर्नमेंट ने एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो है वो मैकेनिज्म जो है वो शायद रखा हुआ है। लेकिन ये जो कैनाल्स वाला मामला है, ये कम होने की बजाय ये अब बढ़ता जा रहा है, और ये दिन ब दिन जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये रिफ्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। पहले बयानात थे, फिर एहतजाज भी शुरू हो गए, अब जो है वो एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर बात आ गई। ये क्या वजह है, क्यों ये इशू? मेरा ख्याल है एक मौसर डायलॉग की जरूरत है। आपको पता है कि मैं पहले पानी का वजीर रहा था, तो मैं आपसे दो बातें करूंगा, एक पानी के वजीर पुराना होने के हवाले से और एक क्लाइमेट के वजीर होने के हवाले से दो बातें करूंगा। तो जब मेरे पास ये कलमदान, या मुझे मामूर किया गया खिदमत करने पे पानी के कलमदान देकर, तो उस वक्त मेरी बात हुई इरिगेशन के वजीर से भी और दीगर वज़रा से भी सिंध के, और मैं उनको एक ही बात कहता रहा कि हम कोई भी ऐसी चीज नहीं कहेंगे जिसपे हमारा इत्तफाक राय ना हो, यानी आपकी राय का एहतराम करते हैं, आपसे बात करेंगे। आपके पास मैंने उनको बल्कि जाने से कुछ दिन पहले यह दावत दी कि मैं आपके पास खुद हाजिर हूंगा, अच्छा, और आपकी तमाम गुफ्तगू मैं आपके दफ्तर में बैठ के आपकी सुनूंगा। आप मेरी तो पास तो मुझे इज्जत देते हैं अगर कभी तशरीफ ले आते हैं, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूं। और फिर हमने एक वक्त भी मुकर्रर करने की कोशिश की कि हम गुड फेथ में एक डायलॉग करेंगे और इस मुकर्ररा वक्त में इसको पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये मैं बात आपसे करना चाहता हूं। ठीक है। दूसरी बात ये जो है वो थोड़ी सी आईनी है, जो नहीं पसंद आती तो मैं उसको, मुझे कोई एतराज नहीं ना भी करने में, लेकिन पानी की तकसीम का जो मुआहिदा है सूबों के दरमियान, उसके तहत वफाकी हुकूमत का काम सिर्फ यह है कि हर सूबे को उसका हिस्सा मिले। ठीक है। अब वो सूबा अपने हिस्से के साथ क्या करता है ये लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। यानी वो किस जगह पे चाहता है कि वो नहर खोदे, किस जगह पे चाहता है कि खाला खोदे,
किस जगह पे वो चाहता है कि जमीन को सैराब करे, कहाँ पे वो चाहता है कि पानी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, पिवट्स लगा के या स्प्रिंकलर लगा के, ये तमाम मामलात, किस किस्म की फसल उगनी चाहिए, कितनी उगनी चाहिए, ये तमाम मामलात जो हैं वो सूबे के पास हैं। ये मैंने गैर सियासी बात की है, सिर्फ तकनीकी बात की है कि वफाकी हुकूमत का काम सिर्फ सूबों की पानी की बांट है। अब प्रॉब्लम ये है कि सूबों में एक शक की फिजा है बहुत ज्यादा, क्योंकि पंजाब कहता है कि हमने पानी हिस्से का दे दिया, सिंध कहता है हमने वसूली नहीं किया, सिंध बलूचिस्तान को कहता है इस वजह से मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। हकीकत यह है कि सबसे कम पानी जो है वो बलूचिस्तान की जिनका जिक्र ही नहीं हो रहा वो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जिनको असल में पानी नहीं मिलता या कम मिलता है। ये अहम चीज है कि वहां पे पानी कैसे पहुंचे। लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने बाहमी इत्तेफाक से एक टेलीमीटरी का प्रोग्राम उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया था, यानी वो लग रहा है और अगले 1-1.5 साल में लग जाएगा, जिसमें बूंद बूंद पानी आप गिन सकेंगे कि पंजाब में से जो पानी निकला है कितनी बूंदें निकला है और कितनी सिंध में पहुंची हैं, क्योंकि वो पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे होगा तो ये बात ही खत्म हो जाएगी कि किसी सूबे को उसका हिस्सा मिल रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है। जितनी देर में नहर बनेगी। जी 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 सर। राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अब मगर मेरा ख्याल है आपने इतनी पहली दफा आपने इतनी अच्छी बात शुरू की जिसमें एविडेंस भी था, डेटा भी था, गुफ्तगू में कुछ मजा भी था, मानी खेज भी थी, तो वक्त ही खत्म हो गया। उम्मीद है ये इशू हल हो। लेकिन अगर जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, तो आगे भी हमें आपको जहमत देनी पड़े इस इशू के ऊपर। राइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अदालती हवालों से आज कुछ आम खबरें हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशियल कमीशन का अहम इजलास हुआ और जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। दूसरी तरफ एक अहम फैसला आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जारी किया है। और फिर साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशियल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया गया। ये तीनों मामलात जो है वो क्या है, इस पर बात करने के लिए जहांजेब अब्बासी साहब हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उन इस बारे में पूछते हैं। जहांजेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांजेब, सबसे पहले तो ये जो जस्टिस बाकर नजफी को जो है वो जज बनाने की मंजूरी दी गई है, पीटीआई ने भी इसकी हमायत की, तो एक तो पीटीआई अब इस प्रोसेस में शामिल है, और क्या एक्सपेक्टेड था कि जस्टिस अली बाकर नजफी की इस तरह से एलिवेशन होगी? देखिए, ये तो तवक्को थी कि जस्टिस अली बाकर नजफी साहब को सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज लगा दिया जाएगा, लेकिन ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उनके साथ इस मामले पे इत्तेफाक करेगी, क्योंकि हुकूमत सपोर्ट कर रही थी इन दोनों नामों को, जस्टिस शुजात अली खान को, जस्टिस अली बाकर नजफी को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैरानकुन तौर के ऊपर इस मामले पे न सिर्फ साथ दिया, बल्कि अली बाकर नजफी के अलावा जस्टिस शुजात अली खान के खिलाफ जो एडवर्स ऑब्जर्वेशंस 2 जुलाई 2024 के जुडिशल कमीशन के इजलास में जो उस इजलास की मीटिंग मिनट्स में दिए गए थे, उसको एक्सपेंस करने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में साथ रही। जो डाइसेंट व्यू आया है वो जुडिशरी की तरफ से आया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुखालफत की, जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखालफत की, जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालफत की और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने मुखालफत की। ये हमारी जो ज़राए से हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म हुई है। तो 9-4 से ये दोनों फैसले हुए हैं। और उसके बाद अब क्योंकि 2 जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला ज़ेरे गौर आना था, लेकिन एक जज अपॉइंट हुआ है, दूसरे जस्टिस शुजात अली खान के मामले के ऊपर या दीगर जजेस के ऊपर जो मतलूबा वोटिंग थी वो नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से सिर्फ एक जज को ही अपॉइंट किया गया। जस्टिस आलिया नीलम, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनके नाम के ऊपर भी डिस्कशन हुई। कहा यह जाता है कि तय ये हुआ कि वो लाहौर हाई कोर्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इसलिए उनको यहाँ लाने की फिलहाल जरूरत नहीं है।
ठीक है। और दूसरी जानिब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुई है, जो अहकामात आए हैं कि सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच जो है वो ट्रांसफर नहीं करेंगे डिप्टी रजिस्ट्रार, इसकी मजीद क्या तफसीलात है और इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये मामला कानूनी इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में अब बात किसी और तरफ निकल गई है। और ये सादा सी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लड़ाई जो है वो बिल्कुल, या इख्तिलाफात बिल्कुल खुल के हैं। तो इन इख्तिलाफात को ख़त्म तो इसी तरह ही किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल निकाला हुआ है। पीर के रोज़ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 5 जजेस की पटिशन पर समाअत करने जा रहा है। ये वही पटिशन है जिसमें आमिर फारूक की रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ उन्होंने पटिशन फाइल की थी, और उसमें यह कहा था कि जो सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को एज अ सीनियर प्यूनी जज डिक्लेयर किया गया है, ये दुरुस्त नहीं है। सीनियरिटी लिस्ट खत्म की जाए। और जजेस ट्रांसफर के मामले पे जब एक जज ट्रांसफर होकर आता है तो उसको नया हल्फ लेना पड़ता है। तो ये वो कंट्रोवर्सी है जो जब सुप्रीम कोर्ट से तय होगी तो उसके बाद ही हमें हालात नॉर्मलाइज होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये इस तरह की जो इख्तलाफी जो सूरत हाल है ये बहरहाल इसी तरह से बरकरार रहती हुई बज़ाहिर नजर आ रही है। अच्छा, ठीक है। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर की है। इसमें जो है वो इसकी भी फैसले की जरा मजीद तफसीलात हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि AI और ये जो कोर्ट के मामलात हैं इस पर क्या कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह का? ये काफ़ी अहम फैसला जो मौजूदा दौर में चैट GTP है या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस फैसले में इसका इजहार किया गया है कि अदालती फैसलों में मुआवनत के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इसके लिए जुडिशल जो इस मामले के ऊपर साइड के ऊपर इस पे कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो तय होनी चाहिए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो है वो इसके ऊपर गाइडलाइंस लें। ये ना हो कि जजेस जो है वो पूरा फैसला ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही लिख के जो है वो उसको करें, लेकिन सर्चिंग के लिए एज अ सर्च इंजन के तौर के ऊपर इन टूल्स को यूज़ किया जा सकता है, और ये बहुत मावन है और ये अहम है और इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसके लिए सिफारिशात भेजी हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन को कि वो इसके ऊपर जो है कोई गाइडलाइन तय करे और फिर इस टेक्नोलॉजी से ताकि फायदा किया जा सके जुडिशल निजाम के लिए। राइट, बहुत शुक्रिया। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।